हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। सब लोगों की जून के एग्जाम के लिए तैयारी जो है वो ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे क्योंकि काफ़ी कम टाइम बचा है अब हमारे पास में जून 2024 एग्जाम के लिए। तो हमको किस तरीके से प्रॉपरली, ऑलमोस्ट जो फैब है वो तो है ना पूरा हमारा कंप्लीट हो ही चुका है। सिर्फ हमारे पास में 3 महीने बचे हैं। ठीक है, मार्च, अप्रैल और मई, जून से तो हमारा एग्जाम जो है वो स्टार्ट ही है। तो अब इन 3 महीने में हमको किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी का यूज़ करना है, किस तरीके से हमको प्लानिंग करनी है, स्ट्रेटजीज बनानी है और किस तरीके से हमको 3 महीने लगातार अच्छे से मेहनत करके पेपर दे के आना है और जेआरएफ को लेकर आना है। इस तरीके की पूरी स्ट्रेटजी के बारे में आज हम इस पूरी वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारे बैचेस से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। हमारे चैनल पे जून 2024 एनटीए नेट एग्जाम के लिए बैचेस जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप बैचेस के अंदर एनरोलमेंट ले सकते हो। हमारे चैनल पे पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी साहित्य सब्जेक्ट जो है, इन दोनों के ही बैचेस अवेलेबल है। आपका जो पेपर 1 का कंप्लीट बैच है वो मैं लेती हूँ, जहाँ पे आपको कंप्लीट क्लासेस दी जाएंगी। कंप्लीट जो आपकी क्लासेस रहेंगी वो आपकी अपडेटेड जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही रहने वाली है। और क्लासेस जो है वो आपकी दोनों ही लैंग्वेज यानी कि हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों ही लैंग्वेज में रहने वाली है। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चे, इंग्लिश वाले बच्चे दोनों ही हमारे बैचेस के अंदर एनरोलमेंट ले सकते हैं। ठीक है, फिर क्लासेस के है ना नोट्स भी आपको दिए जाएंगे, जहाँ पे मैं आपको पीडीएफ के थ्रू पूरा नोट्स प्रोवाइड करूंगी। नोट्स जो हैं वो भी आपके अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेंगे और नोट्स भी आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के अंदर रहने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो तो आप मेरे नोट्स के थ्रू जो पीडीएफ मैं दूंगी उसके अकॉर्डिंग भी आप पढ़ाई कर सकते हो अपनी। अगर आपको लगता है कि आपको अपने खुद के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो आप वो भी बना के अपनी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो आप यूज़ कर सकते हो मेरे नोट्स को। ठीक है, मैं पीडीएफ के नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी। फिर आपका वीकली लाइव डिस्कशन भी होता है, जहाँ पे हम गूगल मीटिंग पे बैठते हैं, स्टूडेंट्स के साथ में लाइव डिस्कशन करते हैं। उनकी कोई भी है ना बैच से रिलेटेड कोई भी उनकी क्वेरी है, उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनके सिलेबस से रिलेटेड है ना, पेपर 1 से रिलेटेड उनकी अगर कोई भी क्वेरी है तो उसको हम वहाँ पे रिजॉल्व करते हैं, या उनकी कोई जनरल भी क्वेरी है तो वो भी हम वहाँ पे रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं गूगल मीटिंग के थ्रू। ठीक है, फिर आपको कंप्लीट टेस्ट भी दिए जाते हैं, जहाँ पे आपकी पूरी प्रैक्टिस का भी ध्यान रखा गया है। आपको पूरी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आपको 15+ टेस्ट दिए जाएंगे, जहाँ पे आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि भाई आप पहली बार ही एग्जाम देने जा रहे हो। ठीक है, आपकी पहले से प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आप जिस दिन पेपर देने के लिए जाओ उस दिन आपके मन में ये डर नहीं रहे कि भाई आज हमारा पेपर है, मैं पहली बार एग्जाम देने जा रही हूँ, पेपर कैसा होगा कैसा नहीं होगा। ठीक है, आपकी पहले से ही पूरी प्रैक्टिस हो जाए। तो वो प्रैक्टिस का भी हमने ध्यान रखा है, जहाँ पे हम आपको 15+ टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। वो जो टेस्ट है वो आपके सेक्शनल टेस्ट भी रहेंगे और फुल लेंथ के टेस्ट भी रहेंगे। सेक्शनल टेस्ट में आपको हर एक चैप्टर वाइज उनके है ना PYQs मिलेंगे और हर एक चैप्टर वाइज आपको नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट के अंदर, ताकि आपको हर एक चैप्टर वाइज आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सको कि भाई इस चैप्टर में मेरा कितना अच्छा परफॉर्मेंस है या फिर मेरे को कितनी ज़्यादा और मेहनत करनी है इसके अंदर। ठीक है, और फिर लास्ट में हम आपको कुछ फुल लेंथ के टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे सभी चैप्टर्स को मर्ज करके पूरा एक पेपर की तरह बनाया जाएगा। जिस तरीके से आपका एग्जाम है ना होने वाला है उस तरीके से आपका पूरा है ना पेपर तैयार करा जाएगा। सभी चैप्टर्स को, सभी 10 चैप्टर्स को मर्ज करके आपका पूरा एक पेपर तैयार करा जाएगा, जहाँ पे जो आपके है ना क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, PYQs जो भी है, नए जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, उन सभी को मर्ज करके आपका पेपर बनाया जाएगा और आपकी फुल लेंथ के टेस्ट की भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ का टेस्ट, सभी कुछ आपको हमारे बैचेस के अंदर मिल रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप दिए हुए नंबर पे हमको कॉल कर सकते हो। नंबर है 9450403952। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे बैचेस के अंदर एनरोलमेंट ले सकते हो और अभी से ही जून के एग्जाम के लिए तैयारी शुरू कर सकते हो, क्योंकि जून के एग्जाम के लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है हमारे पास में। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए मोटिवेशन से हम हमारी क्लास को स्टार्ट करेंगे आज। मोटिवेशन में क्या है कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का नहीं है उनको भी करके दिखाना है। ठीक है, तो काफ़ी लोग बोल देते हैं ना, हमको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि तुमसे तो नहीं हो पाएगा, तुम तो रहने ही दो, तुम तो क्या ही करके दिखाओगे। तो उन लोगों को भी हमको करके दिखाना है। तो अभी हिम्मत तो खोनी ही नहीं है, क्योंकि अभी हमको बहुत आगे जाना है। ठीक है, ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है, अभी हमको बहुत आगे जाना है और उन लोगों को भी करके दिखाना है जिन लोगों ने हमको अंडर एस्टिमेट किया है और कहा है कि तुम्हारे बस का नहीं है, तुम तो रहने दो। तो उनको भी करके दिखाना है और उनको गलत प्रूफ करना है हमको। ठीक है, तो यहाँ से
हमारा थोड़ा जोश मिला हमको, अब हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी क्लास में मैंने आपको बता दिया कि आज जो हमारी क्लास है वो रहने वाली है स्ट्रेटजी के ऊपर। कोई भी हम चैप्टर या फिर कोई भी है ना टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, सिंपल सी स्ट्रेटजी के ऊपर क्लास रहने वाली है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अब आने वाले टाइम के लिए आपको किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है, अपना किस तरीके से आपको टाइम टेबल बनाना है और किस तरीके से अपनी पढ़ाई को शुरू करना है। ठीक है, तो यूजीसी नेट पेपर 1 में आपके टोटल 10 चैप्टर्स दिए हुए हैं। आई होप ये तो आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा आपका सिलेबस तो। ठीक है, जहाँ पे 10 चैप्टर्स में आपका दिया हुआ है टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, कॉम्प्रीहेंशन, मैथ्स एंड रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, आपका है ना आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फिर आपका 9 चैप्टर है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और 10 चैप्टर है आपके हायर एजुकेशन के। ये पूरे आपके 10 चैप्टर दे रखे हैं पेपर 1 में। आई होप आपने इतना तो अभी तक देख लिया होगा। ठीक है, अब मुझसे काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि मैम हम जो हमारा पेपर 1 अगर हम स्टार्ट करें पढ़ना, तो हम पढ़ना कैसे स्टार्ट करें, हम कहाँ से शुरू करें, कौन से चैप्टर्स हमको पहला पढ़ना चाहिए, कौन से चैप्टर हमको बाद में पढ़ने चाहिए, या फिर है ना हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हर एक पेपर को लेकर। अगर थोड़ा सा स्ट्रेटजी बता देते हैं ना टीचर्स, या फिर थोड़ा सा गाइड कर देते हैं हर एक चैप्टर को लेकर, तो बच्चों के मन में पहले से ही थोड़ा आइडिया हो जाता है कि उनको किस चैप्टर को किस अकॉर्डिंग लेकर चलना है और किस चैप्टर को उनको किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि हम किस चैप्टर को किस अकॉर्डिंग पढ़ना है, उसमें क्या क्या चीज़ें रिलेवेंट है, क्या क्या टॉपिक्स हमसे पूछे जा सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले आपका जो चैप्टर 5th है, जिसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग दिया हुआ है, आपका जो चैप्टर 7 है जो आपका डीआई का चैप्टर है, डेटा इंटरप्रिटेशन का चैप्टर है, और जो आपका चैप्टर 3 है जो कि आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जहाँ पे आपके पैसेज आते हैं। ठीक है, चैप्टर 5th, चैप्टर 7th और चैप्टर 3rd, ये जो तीनों चैप्टर है, इन तीनों को आप अगर एक साथ में लेकर चलोगे ना तो आपके लिए इजी रहेगा। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैथ्स डीआई तो आपका एक ही पोर्शन हो गया, मैथ्स का ही पार्ट हो गया वो तो। ठीक है, एक है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ये तीनों ही चैप्टर में हमको कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ ना ही हमको थ्योरी पढ़नी है, ना ही हमको चैप्टर टॉपिक, ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है। सिर्फ हमको एक ही चीज़ करनी है, और वो चीज़ क्या है, हमको करनी है प्रैक्टिस। बस तीनों चैप्टर में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आपसे परफेक्टली सॉल्व होंगे, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के 5 सवालों को आप चुटकियों के अंदर कर जाओगे अगर डेली प्रैक्टिस करोगे तो। 5th चैप्टर, 7th चैप्टर और 3rd चैप्टर जो है, तीनों को एक साथ में लेकर चलो। एक साथ में लेकर चलने का मतलब है तीनों की डेली प्रैक्टिस करो। आपको एक डीआई सॉल्व करना है डेली। ठीक है, आपको डेली कुछ ना कुछ मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने, चाहे आप 2 ही सॉल्व करो, 3-4 ही सॉल्व करो। ऐसे भी नहीं बोल रही कि आपको डेली 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करने, जितने आपकी बस की है, जितना आप कर सकते हो उतना करो। ठीक है, और हमको डेली एटलीस्ट एक पैसेज सॉल्व कर लो, ज़्यादा नहीं, एक पैसेज में 5 ही क्वेश्चन आएंगे तो एटलीस्ट एक पैसेज सॉल्व कर लो, एक डीआई सॉल्व कर लो, 2-3 क्वेश्चन आपके मैथ्स के सॉल्व कर लो, ज़्यादा नहीं, 1-1.5 घंटा लगेगा इन सबको करने के लिए, 1 घंटा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अच्छे से डेली इनकी प्रैक्टिस करो। तो अभी हमारे पास में 3 महीने हैं। जो बच्चे है ना थोड़ा मैथ्स में डीआई में वीक भी है ना, डेली अगर एक डीआई को सॉल्व करोगे तो सोचो कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, कितने आपकी अच्छे से तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो 5 क्वेश्चन डीआई के आते हैं, वो 5 क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर आपके कितने अच्छे से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 5th चैप्टर, 7th चैप्टर, 3rd चैप्टर, तीनों चैप्टर्स को साथ में लेकर चलना है, डेली इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फिर आते हैं हम चैप्टर 9th के ऊपर और चैप्टर 10th के ऊपर। हमारा चैप्टर 9 दिया हुआ है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और 10th दिया हुआ है हायर एजुकेशन। दोनों ही जो चैप्टर हैं आपके, जो आपके बुक के अंदर सिलेबस में आपका जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं वो तो आपको डेफिनेटली पढ़ने ही हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आपको कुछ पढ़ना होता है इसके अंदर, वो है आपका करंट अफेयर्स, क्योंकि ये आपके दोनों ही डायनामिक चैप्टर्स हैं। जो भी आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उनसे भी आपके इन चैप्टर्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कोई भी नया पॉल्यूटेंट आ रहा है, कोई भी नया पॉल्यूशन आया है, उस पॉल्यूशन से क्या नई बीमारियां हो रही है, उस बीमारी के अफेक्ट क्या हैं, ठीक है, लोग किस तरीके से उससे प्रभावित हो रहे हैं, क्या बीमारियां हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपसे 9 चैप्टर में पूछी जाएगी। आपके 10 चैप्टर में यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है, आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी बनी है, ठीक है, या फिर एजुकेशन में कुछ है ना नया डेवलपमेंट हुआ है, एजुकेशन में कोई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी 2020 आई है, एनईपी 2020, उसके तहत अगर कुछ भी नया बदलाव किया गया है, नए चेंजेस किए गए हैं तो क्या चेंजेस हैं, ठीक है। तो आपके एजुकेशन सेक्टर में कुछ भी नया बदलाव होता है वो भी आपका करंट अफेयर के थ्रू आ सकता है क्वेश्चन हायर एजुकेशन में। और आपके एनवायरनमेंट, आपके है ना पॉल्यूशन, आपके डिजीजेस से जुड़े हुए अगर आपकी है ना कोई भी करंट अफेयर्स हैं या फिर हमारे कोई भी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती है, ठीक है, तो वो सब आपके आ सकते हैं 9 चैप्टर के अंदर। तो 9th और 10th चैप्टर जो है
वो बच्चों को थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं, ठीक है। और जो 9 चैप्टर जो है वो तो सबसे ज़्यादा लेंदी चैप्टर है आपका पूरा पेपर 1 का, ठीक है। आपको क्या करना है, 9th और 10th चैप्टर में पहले PYQs है ना, जो भी आपके प्रीवियस पेपर्स हैं उनको उठाकर देखने हैं आपको कि 9 चैप्टर से कैसे कैसे टॉपिक्स पे क्वेश्चन आए हैं, 10th चैप्टर पे किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चन आए हैं। उन टॉपिक्स को एक कॉपी के अंदर मेंशन कर लो, लिख लो, और उन टॉपिक्स को तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लेना है ऊपर। जिनको तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस करना है उनको आपको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है, लेकिन जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको छोड़ना नहीं है। छोड़ना तो कुछ भी नहीं है हमको, ठीक है। बचे हुए टॉपिक्स पे हम थोड़ा सा कम फोकस कर सकते हैं, लेकिन जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पे तो हमको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से स्ट्रेटेजी को अपना के अपना 9th चैप्टर और 10th चैप्टर को कवर कर सकते हो, और साथ ही साथ जो आपके करंट अफेयर्स है उस पर भी थोड़ी सी नज़र बना के रखना, ठीक है। फिर आते हैं हम चैप्टर 8th पे और चैप्टर 2nd पे। 8th चैप्टर है हमारा ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर वाला, और 2nd चैप्टर है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड का। दोनों ही चैप्टर्स जो है वो थोड़े से टेक्निकल चैप्टर्स है, ठीक है। दोनों में ही आपके जो भी टेक्नोलॉजी आती है नई नई, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, यानी कि दोनों में ही आपके करंट अफेयर्स से जुड़े हुए क्वेश्चन आ सकते हैं। भाई कंप्यूटर में कुछ भी नया सिस्टम आया है उससे आपका क्वेश्चन आ सकता है। रिसर्च एप्टीट्यूड में आजकल आपसे है ना जो भी नए असेसमेंट के टूल्स होते हैं, या फिर जो भी आपके रिसर्च एप्टीट्यूड में जो भी आपके टेक्निकल टूल्स होते हैं जो हमारी रिसर्च में काम आते हैं, उनसे क्वेश्चन बनने लगे हैं, ठीक है। तो ये भी आपके थोड़े से करंट अफेयर के अंदर आ जाता है, जहाँ पे आपसे है ना टेक्नोलॉजी से बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आपका 8th चैप्टर और जो 2nd चैप्टर है, ये दोनों ही आपके थोड़े से टेक्निकल चैप्टर्स हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स पढ़नी पड़ेगी, रिसर्च एप्टीट्यूड में भी और ICT के अंदर भी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज़ों को याद करना पड़ेगा, मगअप करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आते हैं हम हमारे चैप्टर 1st पे, चैप्टर 6th पे और चैप्टर 4th पे। ये थोड़े से, ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ही ईजी चैप्टर्स हैं, बहुत ईजी नहीं है, लेकिन अगर आपने एक बार इन चैप्टर्स को पढ़ लिया अच्छे से तो फिर आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। और तीनों चैप्टर से अगर 5-5 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 15 क्वेश्चन, यानी कि 15 क्वेश्चन यानी कि 30 नंबर आप आसानी से इसमें कवर कर सकते हो। क्योंकि चैप्टर 1st है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, चैप्टर 6th है आपका लॉजिकल रीजनिंग, चैप्टर 4th है आपका कम्युनिकेशन। तीनों ही जो चैप्टर है, टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ईजी है, इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है। जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड में तो आपको टेक्निकल चीज़ें पढ़नी पड़ती है, ठीक है। रिसर्च में क्या स्टेप्स होते हैं, क्या मेथड्स होते हैं, हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस तरीके से करते हैं, कौन कौन से अलग अलग टेस्ट होते हैं, जी टेस्ट होते हैं, टी टेस्ट होते हैं, बहुत सब कुछ होता है इसमें तो टेक्निकल चीज़ें, ठीक है। लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ भी टेक्निकल नहीं है, सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, टीचर और स्टूडेंट के बीच की बातें हैं। हम खुद टीचर स्टूडेंट रह चुके हैं, ठीक है, तो हमको पता है कि भाई स्टूडेंट को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, टीचर का क्या रोल होना चाहिए, स्टूडेंट का क्या रोल होना चाहिए, ये सब कुछ इससे हमको पता है। इतना ये ज़्यादा टेक्निकल नहीं है हमारे लिए। तो अगर आपने एक बार टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लिया है तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। एक बार अच्छे से पढ़ लो तो फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा, उसमें ज़्यादा टेक्निकल कुछ भी नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग में हाँ बच्चों को थोड़ा सा जो इंडियन लॉजिक वाला पार्ट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन उसकी भी अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो भी इजी बन जाएगा। सबसे इजी चैप्टर मुझे तो लॉजिकल रीजनिंग ही लगता है। इसमें क्या है, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है, फैलेसीज है, आपका है ना इंडियन लॉजिक है। यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन बन के आते हैं इन 3 टॉपिक से ही। एक तो है आपका स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है, एक है आपके फैलेसीज, काफ़ी सारी फैलेसीज है, मैंने YouTube पे क्लासेस भी ले रखी है फैलेसीज की, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वो क्लासेस को चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। एक है आपका इंडियन लॉजिक। ये 3 टॉपिक से आपको कम से कम 4 क्वेश्चंस तो देखने को मिल ही सकते हैं, पक्का से पक्का 4 क्वेश्चन इन 3 ही टॉपिक में से आएंगे। आप अगर प्रीवियस के पेपर्स भी उठाकर देखोगे तो आप देखोगे कि स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, फैलेसीज से भी कभी कभी 1 या 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, हर पेपर में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी जो हमारा दिसंबर में एग्जाम हुआ है वहाँ पे भी फैलेसीज से क्वेश्चन आए थे, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से क्वेश्चन आए थे, इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन आए थे। तो ये 3-4 जो टॉपिक्स हैं, मूव्स एंड फिगर्स जो टॉपिक है, ये काफ़ी ईजी टॉपिक है। एक बार समझ लोगे ना तो ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ एक बार समझने की देरी है, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो आप लॉजिकल रीजनिंग की मैंने मैराथन क्लास ले रखी है यूट्यूब पे, आप वहाँ से यूट्यूब से मेरी क्लासेस को रिफर कर सकते हो और अपना पूरा चैप्टर जो है, सिलेबस जो है वो कवर कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग आप इस तरीके से कंप्लीट कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा चैप्टर 4 जो कि कम्युनिकेशन है। काफ़ी शॉर्ट सिंपल इसका सिलेबस दे रखा है, शॉर्ट स्वीट सा सिलेबस दे रखा है, लेकिन थोड़े से नए कॉन्सेप्ट में हमारे लिए आजकल क्वेश्चन पूछने लगे हैं, पर वो भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कम्युनिकेशन एक बार पढ़ लोगे, टेक्निकल कुछ भी नहीं है,
डेली हम जो कम्युनिकेट करते हैं उससे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो कि आपकी है ना थियोरेटिकल फॉर्म में लिखी हुई है, बस और कुछ नहीं है। एक बार समझ में आ गया तो बस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो फर्स्ट चैप्टर, सिक्स चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, तीनों चैप्टर काफ़ी ईजी हैं, बस एक बार समझने की देरी है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार समझ लो, एक दो बार रिवाइज कर लो और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। तो आपसे 5-5 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 3-3 क्वेश्चन तो आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी जो भी आपके 10 चैप्टर्स हैं उनकी स्ट्रेटजी लगा के इस तरीके से आप सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं स्ट्रेटजी के ऊपर कि अब हमारी 3 मंथ को लेकर जो हमारे अब सिर्फ 90 डेज बचे हुए हैं उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। फरवरी तो हमारा ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो ही चुका है, कुछ 2-4 दिन ही बचे हैं। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, फरवरी के बाद में है मार्च, अप्रैल और हमारा मई। जून में तो हमारे 10 तारीख से पेपर शुरू है ही। ठीक है, तो अब हमको सिर्फ ये 3 महीने देखने हैं, 3 महीने यानी कि 90 डेज। अब इन 90 डेज में आपको अपने आप को चैलेंज देना है कि मुझे 90 डेज में कौन है ना कंसिस्टेंट रह के पढ़ाई करनी है अच्छे से और इस बार JRF लेकर आना है। ठीक है, 90 डेज में अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना डेली गोल्स बनाने, अपने वीकली और अपने मंथली टारगेट सेट करना शुरू कर दो कि डेली मुझे इतना इतना करना है, फिर इस वीक में मुझे इतना पोर्शन कंप्लीट कर लेना है और इस मंथ में मुझे इतना पोर्शन कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और रोज डेली जो भी आप गोल्स बनाओगे, रोज रात को सोने से पहले चेक करो कि जो आपने गोल बनाए थे, टारगेट्स बनाए थे, क्या वो आपने कंप्लीट करे या फिर नहीं करे। ठीक है, वीकली टारगेट सेट करो और हर हफ्ते चेक करो उसको कि जो आपने इस पूरे हफ्ते भर के लिए टारगेट बनाए थे क्या आपने उसको अचीव करा नहीं करा। और महीने के लास्ट में जो आपने मंथली गोल बनाए थे उनको चेक करो कि क्या अभी मंथली टारगेट्स मेरे सेट हुए या फिर नहीं हुए। ठीक है, अगर कुछ रह जाती है चीज़ें, आप नहीं पूरी कर पाते हो तो आप अगले महीने में उसको ट्राई करो। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अपने डेली गोल्स बनाने हैं, वीकली गोल्स बनाने हैं और मंथली टारगेट्स को सेट करना है और सिर्फ सेट ही नहीं करना, उनको कंप्लीट भी करना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फोकस करना है अपने सिलेबस के ऊपर। आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही। ये कोशिश करना है कि मई तक आप अपना पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर दो। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, हमको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस भी लगानी है, रिविजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी लगाना है, बहुत कुछ है और टाइम कम है। ठीक है, तो ये कोशिश करो कि मई तक आप अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर दो। फिर मई से जून तक हमारे पास में बचता है 1 महीना 30 दिन। उस 1 महीने में हमको क्या करनी है, पूरी प्रैक्टिस करनी है। पूरे आपके जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स हैं उनको उठाओ, उनको सॉल्व करो, उनको एनालाइज करो। ठीक है, और रिविजन करना है। इस मई से जून 1 महीने के अंदर आपको ये पूरा स्ट्रेटेजी करनी है। 1 महीने तो आपको एटलीस्ट प्रैक्टिस को देना ही पड़ेगा। ठीक है, बच्चे जो हैं वो सिलेबस को कंप्लीट करने में लग जाते हैं, प्रैक्टिस को वो थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं प्रैक्टिस को। लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक पता नहीं चलेगा कि एग्जाम में एग्जैक्टली क्वेश्चंस आते किस तरीके से हैं, मेरे को उनको किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, किस क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है, मैं पेपर को टाइम पे कर पा रही हूँ नहीं कर पा रही हूँ। ये सारी चीज़ें जब आप प्रैक्टिस खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे ना तब तक पता ही नहीं चलेगी। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पिछले 1 महीने में, पिछले मतलब लास्ट के 1 महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे ही फोकस करना है। ठीक है, और फिर बचते हैं हमारे पास में 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, जून के मंथ में 10 तारीख से हमारे पेपर शुरू है जून में, तो 1 से 10 तारीख तक सिर्फ 10 दिन में हमको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमको मई के महीने में लगा के पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर्स हमको सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, आप चाहो तो आप अभी से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन अभी जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उनके लिए बता रही हूँ मैं। ठीक है, मई तक कोशिश करो कि आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दो। फिर मई जो पूरा 1 महीना है उसमें आपको जो भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको सॉल्व करने हैं। और जून 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, मॉक की प्रैक्टिस करनी है और रिविजन करना है। फिर आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं और रिवीजन लगाना है, बस। फिर आपको 10 दिन में लास्ट में ये करना है। ठीक है, तो पूरी जो भी 3-4 महीने की जो भी स्ट्रेटेजी है वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, फिर आपको कुछ पॉइंट्स पे फोकस करना है। वो पॉइंट्स क्या है, टाइम मैनेजमेंट। आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के बीच में टाइम मैनेजमेंट लेकर चलना है। 3 महीने हैं, दोनों को साथ में टाइम देना है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि वो सोचते हैं पहले पेपर 1 पढ़ लेती हूँ या फिर पहले पेपर 2 पढ़ लेती हूँ, पेपर 1 को बाद में कर लूंगी या फिर पेपर 2 को बाद में कर लूंगी, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको दोनों को साथ में लेकर चलना है। रोज पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जो सिलेबस वगैरह है सब कुछ टाइम टू टाइम आप कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, फिर बच्चे पूछते हैं कि मैम पेपर 1 और पेपर 2 को हम एग्जैक्ट टाइम कितना दें, तो एग्जैक्ट टाइम आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं कहूंगी पेपर 1 को कम से कम 2 से 3 घंटे आपको डेली देने पड़ेंगे।
क्योंकि अभी टाइम भी हमारे पास में कम है, सिर्फ 3 ही महीने रह चुके हैं, ठीक है। जिनका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है या फिर जिन्होंने पढ़ाई शुरू ही नहीं करी है, उनको आपको इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा। पेपर 1 को एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स देने पड़ेंगे मिनिमम, पेपर 2 को 4 to 5 आवर्स दो मिनिमम, ठीक है। अगर आपका पेपर 1 पेपर 2 थोड़ा सा कम ज़्यादा है तो आप अपने अकॉर्डिंग भी टाइम को ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको मिनिमम 2 से 3 घंटे पेपर 1 को देने ही है, पेपर 2 को 4 से 5 घंटे देने ही है, ठीक है। और फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ेगा अपनी डेली प्रैक्टिस के लिए। इतना सब कुछ करोगे तब जाके जून में JRF आपके नाम हो पाएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, कॉन्टिन्यूस रिवीजन भी करते रहना है। तो पेपर 1 पेपर 2 का टाइम मैनेजमेंट निकाल के रखो, डेली प्रैक्टिस करनी है आपको। भले आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करो डेली के, ठीक है, लेकिन आपको डेली प्रैक्टिस करनी ही है, ठीक है। और आपको डेली रिवीजन करना है, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको लास्ट में रात को सोने से पहले उसका रिवीजन करके रखो कि आज मैंने अगर 1 चैप्टर कंप्लीट किया है या 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं, जो भी कंप्लीट करो उसको रात को सोने से पहले रिवीजन कर लो, या फिर सुबह नेक्स्ट डे जब नया पढ़ना शुरू करोगे ना, उससे पहले वाले दिन का जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो, ताकि आपके दिमाग में रहेगा कि अच्छा मैंने कल इतना पढ़ा था तो अब आज मेरे को इससे ही लिंक करके आगे इतना और पढ़ना है, ठीक है। तो ताकि आपका रोज जो भी आप पढ़ रहे हो उसका रिविजन होता रहेगा, चीजें आपके दिमाग में सेट होती जाएगी, आप कुछ भूलोगे नहीं, ठीक है। तो रिविजन, प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट सब कुछ साथ में परफेक्टली लेकर चलना है। और अब आती है बात मैथ्स की। बच्चे पूछते हैं मैम मैथ्स को किस तरीके से अप्रोच करें, किस तरीके से हम मैथ्स को पढ़ाई करें। तो मैथ्स की पढ़ाई नहीं होती है, मैथ्स की सिर्फ एक चीज़ होती है, वो है प्रैक्टिस। सिर्फ मैथ्स में, DI में, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में एक ही मंत्रा है, वो मंत्रा है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। मैंने बता ही दिया आपको स्टार्टिंग में कि ये कोशिश करो कि आप डेली एटलीस्ट एक DI आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नए DI को कुछ भी सॉल्व मत करो, जो भी आपके प्रीवियस ईयर में DI आ चुके हैं ना, काफ़ी सारे एग्जाम हो चुके हैं, तो हर एक शिफ्ट के पेपर उठाओ, हर शिफ्ट के एग्जाम में देखो कि कौन कौन से DI से आपके क्वेश्चन आए हैं, और जो भी आपके प्रीवियस ईयर के DI हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। बस नया कुछ भी मत करो, रोज़ एक DI को सॉल्व कर लो। एक DI मतलब 5 क्वेश्चन, तो DI को सॉल्व कर लो, मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। सेम मैथ्स में भी वही करना है, जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स आए हैं उन प्रीवियस ईयर के पेपर्स को उठाओ, उनमें देखो कि मैथ्स के रीजनिंग के क्वेश्चंस किस तरीके से आए हैं आपसे, और उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठा के सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। और आपको क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है, जहाँ पे पैसेज में हमारे 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसको भी सेम आप इसी तरीके से कर सकते हो। डेली एक पैसेज को सॉल्व करो, जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स आए हैं उनमें से प्रीवियस ईयर के आप पैसेजेस उठाओ और उनको सॉल्व करो, ठीक है। आपके 5 क्वेश्चन आते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से, 5 क्वेश्चन आते हैं आपके DI से, 5 क्वेश्चन आते हैं आपके मैथ्स और रीजनिंग से। हमको पता है कि इस पोर्शन से 5-5 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। बाकी के जो चैप्टर हैं हमारे 7 चैप्टर, टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, इन सब से हमको पता है भाई क्वेश्चन आएंगे, लेकिन किसी से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी से 4 आ सकते हैं, किसी से 3 ही आ सकते हैं, ठीक है। उनका कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन इनका अभी तक तो हमने देखा है कि 5 क्वेश्चन पैसेज के आते ही आते हैं, 5 मैथ्स और रीजनिंग के आते ही आते हैं, 5 DI के आते ही आते हैं, 15 क्वेश्चन यानी कि 30 नंबर। तो ये 30 नंबर अगर हम चाहें तो हम हमारे पक्के कर सकते हैं रोज प्रैक्टिस करके। और करना क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा कुछ नया पढ़ना नहीं है, थ्योरी हमको समझनी नहीं है, नोट्स हमको बनाने नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो रोज़ फोकस करना है आपको प्रैक्टिस पे, और इन सभी चीज़ों का अगर आप यूज़ करोगे, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना है, पेपर 1 पेपर 2 के बीच में रिवीजन करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहनी है, सिलेबस को कंप्लीट करो, फिर प्रीवियस ईयर के पेपर्स को उठा के उनको सॉल्व करो, फिर मॉक टेस्ट दो, जाके पेपर देकर आओ और JRF को लेकर आओ, ठीक है। सिर्फ इतना सा कर लोगे तो इस बार जून में JRF जो है वो आपके नाम होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, आपको स्ट्रैटेजी के बारे में पता चला होगा कि भाई अब लास्ट के 3 महीने में हमको किस तरीके से प्रिपरेशन हमारी जारी रखनी है, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक एंड शेयर कर देना, मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपकी और भी कोई जनरल क्वेरी होती है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आपको कोई टॉपिक पे डाउट है, आपको कुछ टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी मेरे को कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास थी। थैंक यू सो मच।